हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को मन लगा करके कर रहे होंगे। इसी प्रकार आप लोग बहुत अच्छी तरह मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को लगातार आगे की ओर बढ़ाते रहें। बच्चों, पिछले प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। काफ़ी बच्चों ने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह पढ़ा और कई बच्चों ने कमेंट भी किया। काफ़ी अच्छा लगा उनको पढ़ करके कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और बच्चे चाहते हैं कि इसी प्रकार के आप लोग ये चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियोस और भी लगातार बनाए जाएं। तो इसी श्रृंखला में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें कंबाइंड फिजिक्स के हर एक यूनिट से क्वेश्चन को रखने का प्रयास किया गया है और टॉप 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके इंडियन एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आएंगे और आपको इन प्रकार के क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह होगी। तो चलिए सभी लोग रेडी हो जाएं कॉपी पेन लेकर के और नए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक ज़रूरी बात, जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार कंटिन्यूअसली मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और रेगुलरिटी बच्चों बड़ी मेंटेन रखें, बिल्कुल आप लोग रेगुलरिटी मेंटेन रखा करें कि तैयारी जो आपकी कराई जा रही है उसमें आप लोग बिल्कुल रेगुलर रहें। नोट्स बनाएं, घर पे इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखें, उनके आंसर्स निकालें और नोट्स बनाएं। और एक बात हाँ, कमेंट जरूर करें और अपने विचारों को व्यक्त करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे तैयार करने में, इस प्रकार के वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं नए प्रैक्टिस सेट की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, एक कार की बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। यदि बैटरी से 60 एम्पीयर की धारा निकलती हो तो बैटरी का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार बैटरी हुज ईएमएफ इज 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 × 10⁻² ओम and 60 ampere current comes out from the battery, then terminal potential difference of the battery will be। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप लोग दोनों प्रकार के जो विद्यार्थी हैं ध्यान रखना, आपको ये अच्छी तरह क्वेश्चन का ट्रांसलेशन मैंने कर दिया है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस आप मन लगा करके क्वेश्चंस को ध्यान से सुना करें जिस समय मैं उसको ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। और बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन ट्राई करें। ईएमएफ दिया है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 5 × 10⁻² ओम, 60 एम्पीयर का करंट है, आपको निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बैटरी जिसका ईएमएफ आपको दिया है बच्चों 12 वोल्ट, ई बराबर 12 वोल्ट आपको दिया है। सभी लोग जानते हो बैटरी के विद्युत वाहक बल को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब स्मॉल आर 5 × 10⁻² ओम आपको दिया है और 60 एम्पीयर का करंट बैटरी से आ रहा है। I = 60 एम्पीयर। आपको क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों इस क्वेश्चन को लगाते समय पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए कि बैटरी के दो केस होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अगर कोई बैटरी अपने से करंट को रिलीज करती है, बैटरी धारा को देती है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V = E-IR होता है। याद आया सभी को। और अगर कोई बैटरी चार्ज होती है, वो करंट को लेती है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है बच्चों V = E+IR। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो एक फार्मूला होता है V = E-IR, ये डिस्चार्जिंग का फार्मूला है, इसको निरावेशन कहते हो। और दूसरा फार्मूला होता है V = E+IR, ये चार्जिंग का फार्मूला है, इसको आप लोग आवेशन कहते हो। तो इस वाली प्रॉब्लम में क्या है जरा ध्यान दो, इस वाली प्रॉब्लम में क्या है, डिस्चार्जिंग है। और डिस्चार्जिंग में चूंकि उसने बोला है ना कि धारा बैटरी से ली जाती है या बैटरी धारा से निर्गत होती है, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्चार्जिंग, ये निरावेशन का सवाल है। तो अब हम लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। V = E-IR, आप अगर वैल्यू को रखोगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 12 I की वैल्यू बच्चों दी है 60 और R की वैल्यू 5 × 10⁻²। इसको आपने लिखा 12 - 60 × 5 अपॉन कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 2 और इससे हमने बच्चों इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आया 12 - 3।
क्लियर। और जब 12 - 3 आपने किया तो आंसर कितना आया, 9 वोल्ट। वेरी गुड, सभी लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात टर्मिनल विभवांतर 9 वोल्ट का होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कर लें बच्चों, और ये फार्मूला अपनी कॉपी में आप जरूर नोट कर लें कि जब कोई बैटरी निरावेशित होती है, व्हेन एनी बैटरी बिकम डिस्चार्ज देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to E minus IR, and when any battery is charged then V is equal to E plus IR। तो क्वेश्चन का सही आंसर कितना आएगा, 9 वोल्ट, V बराबर E माइनस IR। जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। वेक्टर की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे कैप वेक्टर आई प्लस जे के लंबवत हो तो ए व बी का मान है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। इफ एन कैप इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे इज परपेंडिकुलर टू द आई प्लस जे देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी। ट्राई करें सभी लोग क्वेश्चन को। आपको एक वेक्टर दिया है ए आई प्लस बी जे, वो आई प्लस जे के परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए व बी के मान क्या होंगे। पहला आंसर है 1, 0, दूसरा -2, 0, तीसरा 3, 0, 1/√2, -1/√2। कैसे लगाएंगे बताएं। जिन बच्चों का आंसर आ गया है वो लोग कमेंट में जरूर लिखें आपका आंसर क्या है। एन कैप इज इक्वल टू बच्चों दिया है ए आई प्लस बी जे कैप, ठीक है। ये आपको एन कैप दिया है। एन कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। अगर हम लोग इसका बच्चों मॉडुलस ले लें, मापांक ले लें, तो 1 इज इक्वल टू आएगा √a² प्लस b²। मॉडुलस तो सभी लोग लेना जानते हो, मॉड हमको लेना है इसका। तो एन कैप का मॉड क्या होता है, 1 परिमाण। और जब इसका मॉड लोगे तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बना, 1 इज इक्वल टू √a² प्लस b², ठीक है। यहां से हम लोगों ने a² प्लस b² की वैल्यू को निकाला तो a² प्लस b² इज इक्वल टू 1 आ गया। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सभी लोग जानते हो। अब कह रहा है कि ये वेक्टर i प्लस जे के परपेंडिकुलर है। ए आई प्लस बी जे डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने ले लिया उस वेक्टर के साथ जिसके ये परपेंडिकुलर है। और याद करिए क्या शर्त होती है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों, दो वेक्टर आपस में लंबवत हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोगों ने इन दोनों का डॉट क्या करा दिया, 0। तो यहां से बच्चों क्या आया, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। आई का कोफिशियंट a, आई का कोफिशियंट 1 तो a आया, j का कोफिशियंट b, j का 1 तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और यहां से आपका आंसर आया a इज इक्वल टू माइनस का b। ये दो इक्वेशंस आ गई, सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। सबसे पहले हमने मॉडुलस लेके एक इक्वेशन बनाई, फिर इसको इसके साथ डॉट करा दिया, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो a इज इक्वल टू माइनस बी क्वेश्चन नंबर 1 में आप रखो, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस b² इज इक्वल टू 1, सो 2b² इज इक्वल टू 1, सो b² इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर बच्चों b इज इक्वल टू आया 1/√2। सभी को b की वैल्यू समझ में आ गई। b की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। और जब b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे, a इज इक्वल टू माइनस बी, तो a इज इक्वल टू माइनस 1/√2। इसका मतलब a और b के सही आंसर्स क्या आएंगे, a का आंसर आएगा माइनस 1/√2 और b का आंसर बच्चों क्या आएगा, 1/√2। तो आपका सही आंसर क्या करेक्ट है, माइनस 1/√2, 1/√2। इसका मतलब ऑप्शन आपका होगा a की वैल्यू माइनस 1/√2 और b की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। यहां पर माइनस हम लोग यहां पर लगा दें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। b की वैल्यू को जब माइनस a रखा तो माइनस a का होल स्क्वायर, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस 1/√2, 1/√2। क्लियर बच्चों, चूंकि यहां पर उसने पहले बोला था a फिर बोला था b, तो a माइनस 1/√2 और b की वैल्यू कितनी, 1/√2। क्लियर हो गया सभी लोगों को, जल्दी से आंसर नोट कर लें।
और अगर यहां पर बच्चों कभी कंफ्यूज मत होना, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू माइनस बी भी लिखा जा सकता है और b इज इक्वल टू माइनस ए भी लिखा जा सकता है। अगर b की वैल्यू आप माइनस ए रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव और ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना a प्लस बी, मेरी बात को सब लोग समझ रहे हैं ना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू जो 0 आया है तो a इज इक्वल टू मैंने क्या किया माइनस बी, अगर आप b लिखते तो b इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहां पर आ जाता प्लस और यहां पर क्या आ जाता माइनस। इससे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हमको यह ध्यान देना है कि हमारा आंसर क्या सही है, तो हमारा आंसर है -1/√2 1/√2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नोट कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ध्यान से पढ़ें। 500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 50 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय मार्ग में 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, एक कार ऑफ मास 500 kg moves in a circular path of radius 50 meter with a speed of 36 km/h। तो क्वेश्चन कह रहा है अभिकेंद्र बल बताएं, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल सभी लोग जानते हो ना, कहाँ की ये प्रॉब्लम है बोलो, एक समान वृत्तीय गति यूसीएम और मैकेनिक्स का पोर्शन है ये, ध्यान रखिएगा। वृत्तीय गति क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि वृत्तीय गति में जब कोई भी कार मोड़ लेती है, याद करिए मैंने आपको पढ़ाया भी था कि ड्यूरिंग द सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ व्हेन कार टेक्स अ टर्न देन इट रिक्वायर्स ए सेंट्रीपिटल फोर्स। कार को एक अभिकेंद्र बल चाहिए होता है और वो अभिकेंद्र बल कार को कहां से मिलता है, टायरों और सड़क के बीच लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से मिलता है। तो प्रॉब्लम कहां की है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है ना, यहां फ्रिक्शन का कोई केस नहीं है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है सर्कुलर मोशन का है, टॉपिक का नाम अभिकेंद्र बल, जिसको कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ पर आप m की वैल्यू को क्या रखोगे 500, v की वैल्यू को आप क्या रखोगे 36, आप कन्वर्ट कर लेना km/h को, 36 किलोमीटर पर घंटे को लिख देना 36 × 5/18, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पर रखोगे 10 का होल स्क्वायर और r को रखोगे रेडियस, रेडियस कितनी है 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से वैल्यू कैंसिल, तो 10 × 10 का स्क्वायर। इसका मतलब क्वेश्चन का सही आंसर आ गया, कार पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स 1000 न्यूटन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सॉरी बच्चों, सभी को समझ में आ गया। कार पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, कार पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होगा वो कितने न्यूटन का होगा, वो 1000 न्यूटन का होगा। तो आंसर आ गया अभिकेंद्र बल F बराबर 1000 न्यूटन। सभी को क्लियर हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल अलग अलग फॉर्म में होता है और इसका काम केवल इतना ही होता है, वस्तुओं को वृत्तीय गति में बनाए रखना, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखना, ये काम होता है किसका, अभिकेंद्र बल का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो कि एक रियल फोर्स है। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घूमती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल जानते हो ना, एक होता है वर्टिकल सर्कल ऊर्ध्वाधर वृत्त जो इस प्रकार का बनता है ऊर्ध्व वृत्त में, ऊर्ध्व तल में, और एक होता है क्षैतिज वृत्त जो हॉरिजॉन्टल होता है, यानी पृथ्वी की सतह के समानांतर। जैसे किसी भी बॉडी को डोरी से बांधकर अगर इस प्रकार घुमाया जाए तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घुमाया जाता है तो निम्न में से वह राशि जो नियत रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हो, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है नियत चाल से घुमाया जाता है, तो एक बात तो ये गौर करने वाली है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कांस्टेंट स्पीड से घुमाओगे तो वो गति कहलाती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। अब एक समान वृत्तीय गति में अगर वस्तु की चाल नियत बता रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो याद करिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है K बराबर ½ mv²। अगर वस्तु की चाल नियत है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाई? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में उसने क्या बोला? वस्तु की चाल नियत है, और अगर चाल नियत है तो गतिज ऊर्जा भी नियत होगी। क्लियर हो गया सभी लोगों को? बहुत अच्छा। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दो द्रव्यमान m व 2m घर्षण रहित घिरनी से होकर जाने वाली डोरी के सिरों से बंधे हैं। कोई भी दो द्रव्यमान हैं, कोई भी दो मास हैं, एक m और एक 2m, वो फ्रिक्शनलेस पुली से ऊपर से होकर जाने वाली डोरी के सहारे बांधे गए हैं। ठीक है, और कह रहा है जब द्रव्यमान 2m को मुक्त कर दिया जाता है, जो 2m का मास है, अगर इसको रिलीज कर दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान m का त्वरण क्या होगा? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ मास m। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या है क्वेश्चन? दो मास है m और 2m, इनको एक घिरनी से ऊपर से होकर जाने वाली डोरी से बांधा गया है, और क्वेश्चन कह रहा है जैसे ही 2m मास को रिलीज करते हैं तो मास m का एक्सीलरेशन क्या होगा। जल्दी सॉल्व करें सभी लोग। जो भी इसका आंसर आए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आंसर क्या आएगा। एक पुली सिस्टम है, घिरनी का निकाय, इसमें एक मास बंधा हुआ है m और दूसरा 2m। 2m हैवियर है तो नीचे जाएगा, m लाइटर है तो ऊपर जाएगा। नीचे की ओर वेट होगा 2mg, इसमें नीचे की ओर वेट होता है, सभी लोग जानते हो, mg। इसका एक्सीलरेशन नीचे की ओर a, इसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर a होगा। अब क्या निकालना है आप लोगों को? एक्सीलरेशन a। क्या होता है बच्चों एक्सीलरेशन का फार्मूला? त्वरण का फार्मूला यानी एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है पुली सिस्टम में? याद करिए, पढ़ाया था मैंने आपको, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पर m2 को m1 से बड़ा माना गया है। इस फार्मूले में जो m2 से m1 को माइनस किया गया है, वो क्यों माइनस किया गया है? क्योंकि m2 m1 से बड़ा है। अब यहाँ पर m2 कितना है? 2m, और m1 कितना है? m। तो आप लोग क्या लिखोगे? 2m माइनस m अपॉन क्या लिखोगे? 2m प्लस m, और साथ में क्या चल रहा है? g। तो 2m माइनस m बच्चों कितना हुआ? m। 2m प्लस m कितना हुआ? 3m, और यहाँ पर क्या चल रहा है? g, यानी क्वेश्चन का सही आंसर आया g/3। क्या आंसर आएगा? g/3। तो g/3 का क्या मतलब हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? एक मास कितना है? m, दूसरा कितना? 2m। ये पुली सिस्टम होता है, इसी को एटवुड मशीन भी कहते हो, पुली सिस्टम, या फिर इसी को हम लोगों ने पढ़ा था एटवुड मशीन, याद है ना? और एटवुड मशीन में अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ध्यान से पढ़ें। फ्यूज तार का पदार्थ होता है। फ्यूज तार सभी लोगों को पता है ना? फ्यूज एक वायर होता है जो सर्किट्स को कनेक्ट करने वाले लाइन में लगाया जाता है, जिससे यदि कहीं वोल्टेज बढ़ जाए तो परिपथ में कोई डैमेज ना हो, उस डैमेज को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूज। और फ्यूज के साथ एक वायर भी जोड़ा जाता है जिसको बोलते हो फ्यूज तार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्यूज तार का पदार्थ कैसा होता है? तो बच्चों फ्यूज तार की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसको गलनांक कहते हो। तो ये हो गया निम्न गलनांक। और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसको बोलते हो उच्च प्रतिरोध। तो फ्यूज तार की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है फ्यूज वायर इज ऑफ हायर रेजिस्टेंस एंड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग उसको याद कर लें, पेपर में क्वेश्चन संभावित है। इसी प्रकार का क्वेश्चन कई बार आते हैं वन लाइनर में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्यूज तार का मटेरियल होता है, तो आंसर क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस एंड ऑफ लो मेल्टिंग। तो कहने का मतलब उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का तार होता है फ्यूज तार। लिख लें अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता 200/√2 वोल्ट, 50 हर्ट्ज है। सवाल क्या कह रहा है? 1/600 सेकंड के बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान क्या होगा? कितना टाइम है? 1/600 सेकंड। आपको क्या निकालना है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
ये जो आपको वोल्टेज दिया है, ये क्या दिया है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं VRMS। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे एक्स ग्रुप के एग्जाम के लिए और एनडीए के लिए, इसलिए क्वेश्चन के तरीके को ध्यान से समझें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन ध्यान दें। जो भी आपको सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है दैट इज इक्वल टू VRMS, तो VRMS इज इक्वल टू हो गया 200/√2 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी है ये दैट इज f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ठीक, 1/600 सेकंड के बाद दैट इज द स्मॉल t इज इक्वल टू 1/600 सेकंड आपको निकालना है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या लगाओगे आप लोग फार्मूला, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, याद होगा सभी को, और ओमेगा को हम लोगों ने लिखा 2πf, तो पूरा फार्मूला बना V इज इक्वल टू V0 साइन 2πft। अब अगर हम लोग यहां पर वैल्यू रखें तो सबसे पहले VRMS हमको निकालना पड़ेगा। VRMS दिया है V0, फार्मूला सभी लोग जानते हो, VRMS इज इक्वल टू V0/√2, देयरफॉर V0 इज इक्वल टू VRMS√2, और VRMS आपको क्या दिया है 200/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो बच्चों V0 इज इक्वल टू कितना आ गया 200 वोल्ट। ये सभी को समझ में आ गया, ये V0 आ गया मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, वोल्टेज का अधिकतम मान या शिखर मान इसको कहते हैं, याद होगा आपको मैंने पढ़ाया भी था, V0 को वोल्टेज का शिखर मान या पीक वैल्यू आप वोल्टेज बोलते हैं। इस V0 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो V0 की जगह 200 साइन 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 50, और टाइम इंटरवल दिया है 1/600, 12 आ गया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 6 आ गया, V इज इक्वल टू आ गया 200 साइन π/6, साइन π/6 आप लोग जानते हैं, साइन π/6 का मतलब हुआ साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर कितने वोल्ट आ गया 100 वोल्ट। तरीका सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, इसको अप्लाई करके हम लोगों ने V की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया B 100 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मींस 100 वोल्ट। नोट कर लें जल्दी से, जल्दी से नोट करें सवाल को बेटा। सबसे पहले VRMS से आप लोग V0 निकाल लें, और जब V0 निकल आए तो फार्मूला अप्लाई कर दें, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, ओमेगा की जगह आप वैल्यू को रख दें 2πf, फ्रीक्वेंसी आपको दी है, क्वेश्चन का आंसर आ गया V इज इक्वल टू हाउ मैनी वोल्ट, V इज इक्वल टू बच्चों आंसर आ गया 100 वोल्ट। रब कर दिया जाए इसको, सभी को समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मन लगा करके आप लोग बिल्कुल तैयारी करें, तैयारी को सुचारू रूप से बिल्कुल एकदम चलाएं। ये समय बार बार जीवन में लौट कर नहीं आता, मैंने आपको कई बार बताया है। आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भरसक प्रयास करें कि हमको सिलेक्शन हर कीमत में निकालना है, ठीक है ना। जब आप इस विचारधारा के साथ आप तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर आगे सक्सेस होंगे और ज़रूर चयनित होकर के अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और इसके लिए आपको पूरी तरह डेडिकेट होना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरी तरह बिल्कुल आपको लगना पड़ेगा, पूरी तरह डेडिकेट होना पड़ेगा। सारे काम सेकेंडरी करने पड़ेंगे लेकिन पढ़ाई आपको प्राइमरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं आपके घर वालों को, हम लोगों को, सभी को आपसे कि आप चयनित होकर के अपने कैरियर को बहुत अच्छा बनाएं। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी को लगातार मन लगा करके करेंगे। अपनी किसी भी छुट्टी को, किसी भी हॉलीडे को आप बेकार नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। आप रेगुलर पढ़ाई में टाइम देंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। सभी को समझ में आ गई पूरी बात, क्लियर हो गया? तो सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन कौन तैयारी अच्छी तरह कर रहा है। सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि किसकी किसकी तैयारी अच्छी चल रही है और कौन चाहता है कि हम मन लगा करके मेहनत करके आगे सेलेक्ट हों। ज़रूर सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अपना YouTube फैमिली लगातार आगे की ओर बढ़ती रहे और इसी प्रकार के वीडियोस आपके पास आते रहें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़िए। मैंने क्वेश्चन को रफ कर दिया है। टॉपिक का नाम था अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सवाल था।
या प्रत्यावर्ती धारा कह लो, अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेव वाली यूनिट से लिया गया है। तरंग गति से 2 आर्गन पाइप 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं। 2 आर्गन पाइप हैं जो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 5 बीट्स डेवलप करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो, अगर ताप कितना हो जाए 20 डिग्री सेल्सियस, तो विस्पंदों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ बीट्स विल बी। सवाल आपको समझ में आया? 2 आर्गन पाइप हैं, वो 10 डिग्री पर 5 बीट्स डेवलप करते हैं। विस्पंद आपको याद होगा, जब लगभग 2 समान आवृत्ति की ध्वनियों को एक साथ ध्वनित किया जाता है, एक साथ साउंड किया जाता है, तो उनकी ध्वनि की तीव्रताओं में, ध्वनि के आवृत्तियों में अंतर के कारण कुछ स्थानों पर, या आप ये कह सकते हो, कभी कभी साउंड बढ़ जाता है इंटेंसिटी, और कभी कदार साउंड घट जाता है। ठीक है ना? और ध्वनि में होने वाले ये उतार और चढ़ाव, वैक्सिंग और वेनिंग इन द साउंड, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, बीट्स यानी विस्पंद। तो सवाल ये कह रहा है कि 5 विस्पंद आपको 10 डिग्री पर सुनाई देते हैं। कोई भी 2 आर्गन पाइप हैं, खुले और बंद किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, मैंने सीधे कहा कि आर्गन पाइप ए और बी। और जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करते हैं, 5 बीट्स पर सेकंड। और अब सवाल क्या कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को 20 डिग्री कर दें, व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड टू बी 20 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों आप लोग बताएं, अगर टेम्परेचर को 20 डिग्री करेंगे तो ताप बढ़ा कि घटा? टेम्परेचर बढ़ गया 10 डिग्री से 20 डिग्री, पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री, अब कितना हो गया 20 डिग्री। अगर आप ताप बढ़ाओगे तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से आंसर दें सभी लोग, कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखें, टेम्परेचर को बढ़ाने पर स्पीड ऑफ साउंड पर क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको रटाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालोगे। तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बच्चों बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और याद करिए, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी होती है n इज इक्वल टू v/2l। अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ बीट्स अर्थात विस्पंदों की संख्या भी पहले से ज्यादा होगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई? मैंने आपसे क्या बोला, टेम्परेचर को जैसे ही 10 से 20 करोगे तो आर्गन पाइप का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने पर साउंड स्पीड बढ़ जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ी, और ध्वनि की चाल जब बढ़ेगी, v का मान जब बढ़ेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो बीट्स फ्रीक्वेंसी होती है वो n इज इक्वल टू v/2l या n इज इक्वल टू v/4l। बंद आर्गन पाइप के लिए v/4l और खुले आर्गन पाइप के लिए v/2l होती है। दोनों में एक चीज कॉमन है, v का मान बढ़ने पर n का मान बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब बच्चों क्या हुआ, बीट्स का नंबर भी पहले से बढ़ेगा। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बीट्स पहले से क्या होंगे, 5 से अधिक, मोर देन 5। टिक कर लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कह रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किसी वस्तु से उत्सर्जित होता है। कहां का टॉपिक है बच्चों ये क्वेश्चन? याद करिए किस टॉपिक का है, रेडिएशन, इसको बोलते हो विकिरण। विकिरण का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि किसी भी बॉडी को 0 डिग्री पर अगर गर्म किया जाए, किसी भी वस्तु को अगर 0 डिग्री पर गर्म किया जाए तो क्या होगा। सभी लोग जानते हो कि अगर किसी वस्तु को 0 डिग्री पर गर्म करोगे तो वस्तु से क्या उत्सर्जित होगा, रेडिएशन निकलेगा, और वो रेडिएशन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का नहीं होगा, वो सभी पॉसिबल वेवलेंथ यानी सभी संभव तरंग दैर्ध्य का होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कि 0 डिग्री पर किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उससे निकलने वाला रेडिएशन सभी पॉसिबल वेवलेंथ का होगा। नोट कर लें इसको। और अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन है मिरर की प्रॉब्लम का। कॉनकेव मिरर मींस अवतल दर्पण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ें। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। यदि वस्तु 9 मीटर पर सेकंड की चाल से चले तो प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या सवाल कह रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस का बच्चों मतलब हुआ u इज इक्वल टू माइनस का 30, और उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। याद करें
कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। तो v इज इक्वल टू माइनस का 10। अगर कोई वस्तु 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर ऑब्जेक्ट चले तो u इज इक्वल टू आपको दिया है 9 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है प्रतिबिंब की चाल बताएं, स्पीड ऑफ इमेज विल बी। याद आया? देखा होगा कभी ना कभी आपने प्लेन मिरर में देखा होगा कि जब हम लोग मिरर के सामने चलते हैं तो हमारी इमेज भी हमारे पास आती है। ये कॉनकेव मिरर है। अगर किसी ने इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है पहले, तो वो लोग ध्यान से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें, और जिनका आंसर आ गया है वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख दें। बच्चों, मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको बोलते हो दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला। सभी लोग जानते हो कि u और v वेरिएबल होते हैं, u बदलेगा v बदलेगा, लेकिन मिरर की फोकस दूरी तो कांस्टेंट होती है ना। बताइए, बात आपको समझ में आई? दर्पण की फोकस दूरी तो नियत होती है, f इज द कांस्टेंट। हम लोग इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दें। आप तरीका समझो बच्चा, जितना अच्छा आप मेथड समझ जाओगे उतना ही आगे के लिए आपको आसान होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, समय के सापेक्ष आप इसका डिफरेंशिएशन करा दो। 1/v का डिफरेंशिएशन आप जब करोगे तो -1/v स्क्वायर और dv/dt। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डिफरेंशिएशन का फार्मूला सभी को क्लियर है। 1/v को लिखोगे v इनवर्स nx टू द पावर n -1, तो -1/v स्क्वायर dv/dt। u का डिफरेंशिएशन -1/u स्क्वायर du/dt, और फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आएगा। सभी को समझ में आ गया? आप क्या लिखोगे? -1/v स्क्वायर dv/dt इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओगे तो 1/u स्क्वायर du/dt। ये बात बच्चों सभी को समझ में आ गई? आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब की चाल, स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड ऑफ इमेज का बच्चों मतलब होता है आपको निकालना dv/dt। क्या निकालना है आपको? dv/dt। सो dv/dt इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर du/dt अपॉन 1/v स्क्वायर, बट साइन क्या है? नेगेटिव। इसी को आप लोग लिखोगे -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, और यहां पर क्या चल रहा है बच्चों? du/dt। सभी को समझ में आ गया? v की वैल्यू हमारे पास, v की वैल्यू दी है, हमको स्पीड निकालना था dv/dt। अब आप वैल्यू को रख दो, v की जगह आप क्या रखोगे बेटा? -10, u की जगह आप क्या रखोगे बेटा? -30 होल ऑफ स्क्वायर, और du/dt आपको वस्तु की चाल दी है -30। -30 आपको दिया होगा 9 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर इंटू 9, दैट इज इक्वल टू -1/9 इंटू 9। 9 से 9 कैंसिल, सवाल का आंसर आया -1 मीटर पर सेकेंड। अर्थात कॉनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु है वो अगर इस ओर चल रही है तो जो इमेज है बच्चों वो इस ओर आएगी। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन, इमेज के चलने की डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के चलने के विपरीत होगी। इसलिए यहाँ पर साइन क्या आ गया? माइनस। और ये आपको बता रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट चलेगी 9 यूनिट क्या है बच्चों? 9 मीटर पर सेकंड, सॉरी 9 मीटर पर सेकंड से अगर ऑब्जेक्ट चलेगी तो इमेज किससे आएगी? 1 मीटर पर सेकंड से आपकी ओर आएगी। और माइनस साइन क्या बताता है? दिस इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन जो होगी इमेज की वो ऑब्जेक्ट के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल, उम्दा सवाल, आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बनाने वाला सवाल ये था। ऐसे क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे, लेकिन आप लोग बस मन लगा करके इन क्वेश्चंस की तैयारी करें। नोट कर लें जल्दी से, फार्मूला लिख लें 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलन करा दें। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फोकस दूरी हमेशा कॉनकेव मिरर की नियत होगी, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो -1/v स्क्वायर dv/dt -1/u स्क्वायर du/dt बराबर 0। तो -1/v स्क्वायर dv/dt इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर du/dt। पक्षांतर कर लें, आपको dv/dt निकालना है। सवाल का आंसर आया -1 मीटर पर सेकेंड।
मन लगा करके आप लोग बच्चों तैयारी करते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नोट कर लें, कर लिया सभी लोगों ने? तो बच्चों कैसे लगे आज के क्वेश्चंस आपको, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के क्वेश्चंस? उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन लगाने में। आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे आपकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये हमारा टारगेट होता है कि हर वीडियो में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएँ जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से बनाएं। तो ऐसे बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें और जिससे अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और इसको लाइक किया करें। ठीक है बच्चों, जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतना ही और अच्छा मैटर मैं देने का आपको प्रयास करूँगा, जो लगातार हमारा निरंतर प्रयास रहता है। बस आप लोग कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो इस प्रकार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 12 आज पूरा ये सॉल्व मैंने किया। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप लोग इसी प्रकार मन लगा करके तैयारी को करते रहें और लगातार सफलता की ओर अग्रसर रहें। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर जल्दी हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को मन लगा करके करते रहें। तो बच्चों अपना ख्याल रखें, तैयारी को मन लगा करके करें और यूं ही निरंतर लगातार आगे की ओर बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।